Hello everyone and welcome back to Bionetology. My name is Karanjeet Kaur and आज हम बात करने वाले हैं ABO blood grouping and RH incompatibility के बारे में। तो ABO blood grouping में आपका कौन सा blood group है, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो क्या blood group है और आप किसको डोनेट कर सकते हो ब्लड, किससे रिसीव कर सकते हो ब्लड, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो विल टॉक अबाउट RH फैक्टर और RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस जिसमें हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में बात करते हैं, वो भी आज हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, स्टे फॉर द एंटायर वीडियो, राइट? तो स्टार्ट कर लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले अगर हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो एक कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके सेल के सरफेस के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। Right, on the surface of the cells. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंटीजन्स, राइट? ये आपको हर सेल के सरफेस पे मिलेंगे। कोई भी सेल हो, दुनिया का कोई भी सेल हो, इसमें आपको सेल के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं एंटीजन्स। इसको हम AG करके भी लिखते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर आपके खुद के हैं ये सेल और उनके बाहर कोई एंटीजन लगा हुआ है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई और सेल है जिसके बाहर, मतलब आपका सेल नहीं है, किसी और इंडिविजुअल का सेल है, किसी और स्पीशीज का सेल है, कोई और ही सेल है जो आपकी बॉडी का नहीं है, राइट? अगर उस सेल के बाहर अगर एंटीजन्स लगे हुए होंगे और वो आपकी बॉडी के से इंटरैक्ट करता है या आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो आपकी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है ना? आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएगा कि ये फॉरेन चीज़ मेरी बॉडी में क्या कर रही है, ये मेरी तो नहीं है क्योंकि इस पे मेरे बॉडी के एंटीजन्स तो नहीं लगे हुए हैं। तो वो सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है आपका इम्यून सिस्टम एंटीजन्स को। तो अगर किसी और फॉरेन इंडिविजुअल का एंटीजन आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो आपकी बॉडी करती है एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट, राइट? और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? उसमें प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बाद में जाके क्या करती हैं? क्योंकि वो हमारा खुद का सेल नहीं था, नॉन सेल्फ उसने किसी और सेल को रिकॉग्नाइज किया है, तो ये एंटीबॉडीज उन सेल्स को जाके मार देती हैं। ये होता है इन एंटीबॉडीज का पर्पस। क्योंकि हमारी चीज़ नहीं है, कोई फॉरेन चीज़ है, हमें नहीं चाहिए, नॉन सेल्फ है, हमें अपनी बॉडी में क्यों चाहिए? तो हमारी इम्यून सिस्टम ने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी और उन सेल्स को मार दिया। ये एंटीबॉडीज कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? ये एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये हम पढ़ चुके हैं ब्लड वाली वीडियो में, जिसमें मैंने ब्लड के बारे में सब डिस्कस किया था, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के सेल्स, हमने WBCs डिस्कस किए थे जो हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिसमें कि एक टाइप के ल्यूकोसाइट्स थे बी लिम्फोसाइट्स, और ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट वो सेल्स जो कि नॉन सेल्फ हैं या फॉरेन है, राइट? अब अगर हम ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ एंटीजन्स जो हैं वो आपके RBC पे भी प्रेजेंट होते हैं। RBC also has some molecules on its surface, right? RBC के सरफेस पे भी, सेल सरफेस पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि होंगे हमारे एंटीजन्स। और अब वो कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीजन RH है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो दो टाइप के हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक तो हो गया हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग और एक और होता है RH ब्लड ग्रुपिंग, राइट? दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? इस बेसिस पे कि आपके RBC के सरफेस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है। सीधी सिंपल सी बात, राइट? अब अगर आप ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करोगे
तो उसमें हम बात करते हैं एक बहुत ही महान वैज्ञानिक की, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने अपने कुछ कोवर्कर्स के साथ मिलके 1901 में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज किए थे। ठीक है, 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए थे। किस बेसिस पे डिसाइड किए थे? सेम वे कि आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आपके आरबीसी पे, तो मैं लिख देती हूँ, 2 टाइप के एंटीजन हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 2 टाइप के एंटीजन हम आपके आरबीसी पे देखते हैं। एक तो होता है ए एंटीजन, एक होता है बी एंटीजन। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए, तो आपके पास एंटीजन कौन सा होगा? आपके पास एंटीजन होगा ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप है बी, तो आपके पास एंटीजन होगा बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो आपके पास कौन से एंटीजन होंगे? ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। तो 2 एंटीजन है, 2 टाइप का एंटीजन आपके आरबीसी पे प्रेजेंट है अगर आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि आपके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन योर आरबीसीज। ठीक है, तो लैंडस्टीनर ने एक लॉ दिया था। वो लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होगी वो आपके प्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी। और अगर कोई एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस से एब्सेंट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में जरूर मिलेगी। क्या मतलब हुआ इसका? कि लेट्स से आपका ब्लड ग्रुप है ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये तो हम बात कर चुके हैं कि आपके पास कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन ए होगा आपके पास, राइट? ये तो अभी हमने यहाँ पे देखा। तो क्या बात करी थी लैंडस्टीनर ने कि अगर आपके पास एक एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी पे, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी कि जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एंटीजन एब्सेंट है आपके आरबीसी से, बी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होंगी। एंटी बी एंटीबॉडी कहाँ पे है? प्लाज्मा में। एंटीजन ए कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस ऑफ द आरबीसी पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपका ब्लड ग्रुप पे, आपके आरबीसी पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी आपके पास नहीं होगी, और अगर आपके पास आपके आरबीसी से कोई एंटीजन नहीं है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एंटीबॉडी जरूर होगी। तो यानी कि कौन सी एंटीबॉडी होगी ए वाले के पास? अभी मैंने बताया एंटी बी एंटीबॉडी होगी, है ना? बी वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी। ए बी वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? ये बताओ। कोई एंटीबॉडी नहीं होगी ए बी वाले के पास। और ओ वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? ओ वाले के पास होगी एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी अपने खुद के सेल्स के जो एंटीजन होते हैं ना, उसको टॉलरेट करना सीख लेती है। आपका इम्यून सिस्टम अपने सेल के जो एंटीजन होता है उसको सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है, तो उसको वो टॉलरेट करना सीख लेता है, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तो जैसे कि हमने बात करी कि अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है, तो आपके पास ए एंटीजन है, तो अगर आपके पास ए एंटीजन है तो आपकी बॉडी ने टॉलरेट कर लिया कि भैया ये ए एंटीजन मेरे को किसी भी आरबीसी पे दिखा, तो यानी कि वो मेरा खुद का है, तो इसके अगेंस्ट तो मैं एंटीबॉडी नहीं बनाऊंगा। लेकिन दूसरे वाले के अगेंस्ट वो बनाएगा, क्योंकि उसको है कि कभी अगर इंटरेक्शन हो गई मेरी बी वाले के साथ, तो उसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडी होनी चाहिए। मुझे कोई बी एंटीजन वाला आरबीसी अपने ब्लड में नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस ये टॉलरेशन का खेल है कि आपकी बॉडी किसको सेल्फ रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर वो ए एंटीजन को सेल्फ रिकॉग्नाइज कर रही है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसलिए वो एंटी ए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस।
ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी अगर कोई अनीमिक है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो आपको ब्लड की ज़रूरत है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपको ब्लड की ज़रूरत है, राइट। तो बाहर से किसी और का ब्लड आपको दिया जाता है। अब बाहर से किसी और का ब्लड दिया जा रहा है तो आपकी बॉडी तो उसे नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकती है ना। तो उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए वो ब्लड आपकी बॉडी को दिया जाता है जो कि आपके ब्लड ग्रुप से मैच करे, ताकि आपकी बॉडी उसे नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज ना करे, राइट। क्योंकि अगर उसने नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया, अगर आपने लेट्स से किसी का ब्लड ग्रुप था ए और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आपने उसको ब्लड दे दिया ब्लड ग्रुप बी वाला, है ना, तो क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप बी था उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी थी। ये एंटीबॉडीज जाके इस एंटीजन से रिएक्ट करेंगी और क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी। और आपके ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडीज थी, कौन सी थी, ये वाली एंटीबॉडीज नहीं, सॉरी, ये एंटीबॉडीज थी बी की। तो ये जाके आपके डोनर के एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेंगे और क्लम्पिंग हो जाएगी, ए ग्लूटिनेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लम्पिंग हो गई तो आपकी स्मॉल वेसल्स जो है, जो कैपिलरीज हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है, उसकी वजह से हीमोलिसिस हो सकता है, रप्चर हो सकते हैं आरबीसीज। तो इसलिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम वही ब्लड किसी को दें जो उसके ब्लड ग्रुप से सेम मैच करता हो, नहीं तो आपकी बॉडी नॉन सेल्फ उसको रिकॉग्नाइज करके मार देगी या क्लम्पिंग कर देगी। तो होता क्या है, मेरे पास कोई, हाँ ये देखो, ऐसे होता है। अगर हम ब्लड ग्रुप जब हम देख रहे होते हैं ना कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो हम ऐसे देखते हैं, क्या किया किसी ने, ब्लड लिया आपका, ये एंटी ए एंटीबॉडी डाली उसके ऊपर और एंटी बी एंटीबॉडी डाली। तो जब एंटी ए एंटीबॉडी के साथ वो इंटरैक्ट कर गया, यानी कि क्या मतलब है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, तभी तो एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट किया। आपने ब्लड डाला यहाँ पे, ऐसे एक स्लाइड ली, ठीक है, ये एक स्लाइड है, उस पर आपने डाला एक ड्रॉप ब्लड का, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने एक ड्रॉप ब्लड का डाला और एक यहाँ पे डाला एक ड्रॉप ब्लड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने डाली एंटी ए एंटीबॉडी, यहाँ पे आपने डाली एंटी बी एंटीबॉडी। तो अगर वो एंटी ए एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट कर गई, ए ग्लूटिनेट कर गई, क्लम्पिंग कर गई, तो यानी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अगर वो एंटी बी के साथ कर गई तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर वो दोनों के साथ कर गई तो यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर किसी के साथ भी उसने इंटरैक्ट नहीं किया, आपकी एंटीबॉडी वैसी की वैसी बैठी हुई है कि कोई क्लम्पिंग हो ही नहीं रही है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लड का, ये ब्लड का ड्रॉप डाला हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने एंटीबॉडी बी डाल रखी है, सिंथेटिक जो लैब से बना के वो उन्होंने डाल रखी है। एंड यू कैन सी कि कोई भी ए ग्लूटिनेशन नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे इफ यू सी देयर इज क्लम्पिंग एंड देयर इज ए ग्लूटिनेशन, विच मीन्स कि ए एंटीजन जो है वो एंटी ए एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट कर गया है, यानी कि इस इंसान का जो ब्लड ग्रुप था वो ए है। ऐसे ही बाकी सबके ब्लड ग्रुप्स के बारे में बता रखा है। तो अब हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कौन किसको दे सकता है ये बात कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा में, एंड लास्ट में डोनेट किसको कर सकते हैं या किससे ले सकते हैं ब्लड, डोनर्स ग्रुप, यानी कि किससे वो ब्लड रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम whom they can receive blood।
तो जब हम डोनेशन की बात करते हैं, ठीक है, कि आप किसको डोनेट कर सकते हो, तब हम आपके एंटीजन्स चेक करेंगे कि आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, और रेसिपिएंट का हम क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी, उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है और आपका कौन सा एंटीजन है, ठीक है। तो डोनर का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डोनर का हम क्या चेक करेंगे, एंटीजन, और रेसिपिएंट का हम क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन कहाँ पे, एंटीजन ऑन आरबीसी, ये हमेशा ध्यान रखना है। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पे। एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ है ना। एंटीजन कौन सा होगा, ए, बी, ए एंड बी, और ओ में तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो नो एंटीजन। एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए के पास होगा एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है, बी के पास होगी एंटी ए एंटीबॉडी, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दोनों टाइप के एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो भैया हमें नहीं चाहिए कोई भी, हम मतलब सारे ही सेल्फ है, अगर कोई ए एंटीजन वाला है तो वो भी हमारा सेल्फ है, बी है तो वो भी हमारा सेल्फ है, तो नो एंटीबॉडीज। और ओ के पास क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि लैंडस्टीनर लॉ के हिसाब से क्या था कि अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लाज्मा में आपके पास एंटीबॉडी जरूर होनी चाहिए। तो देयर विल बी एंटी ए एज वेल एज एंटी बी एंटीबॉडीज, राइट। तो अब डोनेट कौन कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है, ए तो डोनेट कर सकता है क्योंकि ए एंटीजन है उसके पास। दूसरा कौन सा डोनेट कर सकता है, ओ डोनेट कर सकता है। ओ क्यों डोनेट कर सकता है, क्योंकि भाई ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, और हम डोनर का क्या चेक करते हैं, एंटीजन। तो अगर उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो डोनेट कर सकता है ए को। बी को कौन डोनेट कर सकता है, बी कर सकता है और ओ कर सकता है। ए बी को कौन डोनेट कर सकता है, ए बी को ए बी डोनेट कर सकता है, नहीं, हाँ, ए बी को ए बी डोनेट कर सकता है, ए डोनेट कर सकता है, बी डोनेट कर सकता है और ओ डोनेट कर सकता है। और ओ एंटीजन को, ओ सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप वालों को ओ ही सिर्फ डोनेट कर सकता है। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर आप देखोगे तो ओ हर किसी में आ रहा है, और हम डोनर ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ओ जो है वो हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास तो भाई कोई एंटीबॉडी ही नहीं, एंटीजन ही नहीं है, तो वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, उसके बाद हम आरएच फैक्टर भी पढ़ेंगे, तो उसकी भी हमें देखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ एबीओ के बारे में बात कर रहे हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो उस हिसाब से ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और अगर आप ए बी में देखोगे तो ए बी रिसीव किससे कर रहा है, सबसे रिसीव कर पा रहा है, ए बी से भी रिसीव कर रहा है, ए वाले से भी रिसीव कर रहा है, बी वाले से भी रिसीव कर रहा है, ओ वाले से भी रिसीव कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। रिसिपिएंट में हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो भाई सब दे दो, जिसके पास ब्लड है मेरे को दे दो, अगर मेरे को जरूरत है तो मैं किसी से भी दे दूंगा। ए है तुम्हारा ब्लड ग्रुप, बी है तुम्हारा ब्लड ग्रुप, ओ है, ए बी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खून चाहिए बस, दो मेरे को अपना खून, ठीक है। तो ए बी हो गया यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। पता चल गया, डोनर के हम क्या देख रहे हैं, एंटीजन, रिसिपिएंट के हम क्या चेक कर रहे हैं, एंटीबॉडी। तो ये डोनर्स ग्रुप है, यानी कि कौन तुम्हें डोनेट कर सकता है। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो कौन तुम्हें डोनेट कर सकता है ब्लड। इफ यू वांट तो मैं तुम्हें एक वो भी बना देती हूँ, ठीक है। लेट्स से अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, बी, ए बी और ओ,
अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुम्हारे पास कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? ए एंटीजन प्रेजेंट होंगे, है ना। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारे पास बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ये तुम्हें याद करने के लिए बना रही हूँ मैं ऐसे अलग से। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो तुम्हारे पास बी एंटीजन्स भी होंगे और ए एंटीजन्स भी होंगे। ये हो गया हमारे बी एंटीजन्स और ये हो गए हमारे ए एंटीजन्स। तो ये देखो, दोनों टाइप के एंटीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो भाई हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, हमारे आरबीसी पे कुछ नहीं प्रेजेंट। मेरा ओ ही है ब्लड ग्रुप, तो मेरे आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। मैं लाइक मुक्त ऑफ एंटीजन, एबीओ वाले एंटीजन्स, एबी वाले एंटीजन्स, ठीक है। तो बस इतनी सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही ईजी। एक और चीज़ जो मुझे लगता है तुम्हें पता होनी चाहिए, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखा। चलो, अगर तुम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में बात करते हो तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में तुम्हें दो तरीके के फिनोमिनन देखने को मिलते हैं जो कि वैसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अलग से डब्बा बना दो इसका, ठीक है। हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ये। एक तो हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, और एक हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की, ठीक है। तो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो दोनों चीजें शो करती है, मल्टीपल एलीलिज्म भी और कोडोमिनेंस भी। मल्टीपल एलीलिज्म का क्या मतलब है कि नॉर्मली आपका कोई भी जीन होता है वो दो एलील से डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कौन सा जीन है। जीनोटाइप आपका क्या है वो दो एलील से डिसाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपका जीनोटाइप दो से ज्यादा टाइप के एलील्स हैं वो जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए कौन से एलील्स होते हैं? एक होता है आई ए। अगर किसी के पास आई ए ब्लड अलील है, अगर मतलब होता तो दो उसमें ही है कि दो एलील्स प्रेजेंट होंगे, बट टाइप्स ऑफ अलील तीन है हमारे पास यहाँ पे, आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई बी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये तीन एलील्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर आई ए है आपके एलील्स तो आपका जीनोटाइप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। अगर आई ए और आई ओ है या स्मॉल आई है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। वाई? बिकॉज ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है ए के भी और बी के भी, ठीक है। अगर आपका ब्लड में एलील्स हैं आई ए आई बी तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। वाई? क्योंकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। ए और बी आर इक्वली डोमिनेंट, राइट। एंड जो आपका स्मॉल आई या आई ओ वाला एलील है दैट इज रिसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी, ठीक है। तो ये जो अगर 11th वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब अगर नहीं भी समझ आए या नहीं वो एकदम से ग्रास्प कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो जो अभी इस साल नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जेनेटिक्स में आता है 12th में जो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। या कोई ड्रॉपर है तो उसके लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तुम 12th में ये वाली चीज़ पढ़ोगे, जब तुम प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ोगे तो तुम ये सब कुछ पढ़ोगे। बस ये वाली बात याद रखनी है कि ABO blood grouping shows both. What does it shows both? It shows multiple allelism as well as codominance. ठीक है, बस ये इतनी सी बात याद रखनी। कोडोमिनेंस क्यों? क्योंकि अगर आई ए और आई बी अलील्स हैं तो आपका जीनोटाइप ए बी हो जाएगा, यानी कि दोनों अलील्स जो हैं वो इक्वली डोमिनेंट है तो वो कोडोमिनेंट हो गया। और मल्टीपल एलीलिज्म क्योंकि हमारे पास दो से ज्यादा टाइप के अलील्स प्रेजेंट हैं एक जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए। इजी, वेरी इजी।
चलो, कर ली हमने एबी और ब्लड ग्रुपिंग की पूरी बात। हमें ये भी पता है, अब हमें पता है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, कोई भी एक ब्लड ग्रुप है, तो उस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसके आरबीसी पे, उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, और वो किससे डोनेट, मतलब किससे रिसीव कर सकता है। इसको मैं यही लिख देती हूँ, फ्रॉम whom he can receive, यही लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है ना, तो किससे आप रिसीव कर सकते हो ब्लड, ये भी हमें पता चल गया। किसको आप डोनेट कर सकते हो, आपको ये भी पता चल गया, राइट। ए वाला किसको डोनेट कर सकता है, ए वाले को या ए बी वाले को, है ना। बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, बी वाले को या ए बी वाले को। ए बी वाला किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाला डोनेट कर सकता है ए बी वाले को, बस ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है। और ओ वाला किसको डोनेट कर सकता है, ओ वाला सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर और ए बी हो गया हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। दे दो खून, दे दो बस मुझे, सब अपना खून दे दो मुझे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर एच के बारे में, आर एच फैक्टर के बारे में। तो जैसे कि ए और बी एंटीजन थे जो कि आपके आरबीसी पे प्रेजेंट है नहीं है, इस हिसाब से आप एक ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हो कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है। ऐसे ही आपके आरबीसी के सरफेस पे आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस से आप ये डिसाइड करते हो कि आर एच पॉजिटिव है आप या आर एच नेगेटिव है। तो अगर आपके आरबीसी पे आर एच एंटीजन है तो इसका क्या मतलब हुआ, यू आर आर एच पॉजिटिव। और अगर आपके एंटीजन आरबीसी पे आर एच प्रेजेंट नहीं है तो आप आर एच नेगेटिव हैं। तो हम नॉर्मली जोड़ के बताते हैं। तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे जो मैं एंटी ए एंटीबॉडी दिखा रही थी कि ऐसे करके हम देखते हैं, यहाँ पे आप एंटी डी एंटीबॉडी एक, ये किसको हम दिखाती है, आर एच पॉजिटिव हो या आर एच नेगेटिव हो, ये बताती है। तो अगर ए ग्लूटिनेशन होगी तो क्या होगा, ए ग्लूटिनेशन हुई तो मतलब तुम आर एच पॉजिटिव हो, ए ग्लूटिनेशन नहीं हुई तो मतलब तुम आर एच नेगेटिव हो। तो हम ये तीनों चीजें चेक करते हैं, आपके पास कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, दोनों में से कोई भी नहीं है, या आपके पास आर एच एंटीजन है या नहीं है, ये भी हम साथ में चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप आर एच पॉजिटिव हैं तो आप आर एच नेगेटिव वाले से तो ब्लड ले सकते हैं क्योंकि उनके पास आर एच एंटीजन नहीं है। पर आप आर एच, अगर आप आर एच नेगेटिव हैं, अगर आप आर एच नेगेटिव हैं तो आप आर एच पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी आर एच की, वो आपको परेशान कर, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी फिर आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट, और फिर आपकी क्लम्पिंग हो जाएगी और फिर होगी आपको दिक्कत। तो इफ यू हैव, if you have Rh positive, if you are Rh positive and you have Rh antigen on your RBCs, then you can receive blood from Rh negative and Rh positive people. ठीक है, रिसीव किससे कर सकते हो, बट अगर आप Rh नेगेटिव हैं तो आप Rh नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, Rh पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि अगर ये आपका आरबीसी है और उसके ऊपर लेट्स से ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका ए ब्लड ग्रुप हो गया, साथ में आर एच भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लो आर एच भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो गया आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, और अगर यही आपके पास आर एच प्रेजेंट नहीं है, आर एच एंटीजन, तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव। ठीक है, इजी है, सिंपल है। चलो अब हम बात करेंगे आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के एक स्पेशल केस के बारे में।
क्या है ये स्पेशल केस? लेट्स टॉक अबाउट इट। नॉर्मली जब कोई मदर लेट्स से इज प्रेग्नेंट, ठीक है, तो उनका जो मटर्नल ब्लड है और जो फीटल ब्लड कौन सा हुआ? जो बेबी है, जो फीटस है, उसका जो ब्लड है और जो मटर्नल ब्लड है वो सेपरेटेड रहता है। किसकी वजह से सेपरेटेड रहता है? प्लेसेंटा की वजह से। तो प्लेसेंटा की वजह से देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन maternal and fetal blood। तो नॉर्मली पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ब्लड। मटर्नल ब्लड अलग रहता है, फीटल ब्लड अलग रहता है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। लेकिन जब फीटस बॉर्न हो रहा होता है, जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है, तब फीटस का जो थोड़ा सा ब्लड है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ सकता है, राइट? तो लेट्स से कि एक लड़का लड़की ने शादी की, ठीक है, फादर इज RH पॉजिटिव, मदर, लड़का लड़की ने शादी की, उसके बाद मदर जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई और मदर बन का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। अब जो बेबी पैदा हुआ उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव ही होगा क्योंकि RH नेगेटिव इज रिसेसिव टू RH पॉजिटिव, तो RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मतलब 50-50 चांस होता है, RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि फादर का RH पॉजिटिव है, मदर का RH नेगेटिव है, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी RH पॉजिटिव और इट कैन बी RH नेगेटिव। बट लेट्स से फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो वैसे तो सेपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, मटर्नल ब्लड की अपनी सेपरेशन है, फीटल ब्लड की अपनी सेपरेशन है, दोनों अपने खुश हैं। जब बेबी बॉर्न हो रहा है तब फीटस का ब्लड जो है वो मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। जैसे ही वो कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ? मदर का ब्लड था RH नेगेटिव, उसके पास RH पॉजिटिव के RBC कांटेक्ट में आए, तो मदर की बॉडी ने एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी क्योंकि भैया ये तो हमारा है ही नहीं, भाई ये तो नॉन सेल्फ है, हम तो RH नेगेटिव वाले हैं, हमारे पास RH पॉजिटिव वाला कहाँ से आ गया RBC, हमें नहीं चाहिए। तो उसने एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी, किस लिए? वो सेल्स को मारने के लिए। लेकिन बेबी बॉर्न हो चुका था तो क्या फर्क पड़ता है, बेबी अपना बाहर है मदर से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना मदर को कोई फर्क पड़ता है ना बेबी को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि बेबी तो बाहर आ गया, वो अपना अब उसका खुद का सिस्टम है सारा, उसको मदर के ब्लड से तो वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मदर ने क्या किया? एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, RH पॉजिटिव वाले जो RBCs थे उनको सबको मार दिया, मदर भी खुश है। लेकिन अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, बेबी तो अगेन RH पॉजिटिव हुआ। Why? Because RH was dominant to RH negative, right? तो अब जब बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो अब क्या हुआ? अब मदर के पास एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कई कई साल तक आपका जो बॉडी है वो मेमोरी उसकी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की मेमोरी बहुत अच्छी है, तो वो एंटीबॉडीज रखता है अपनी बॉडी में, बहुत कम नंबर में रखेगा लेकिन रखेगा ज़रूर, ताकि अगर कभी भी उसके बाद आपकी बॉडी सेम जो फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन सेल है उससे कांटेक्ट में आती है तो वो इमीडिएटली उसको मार सके, राइट? तो अब क्या हुआ? सेकंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव था। ठीक है, मैं दूसरे पेज में लिख दूँ, मुझे लग रहा है तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, है ना? दूसरे पेज पे लिखते हैं, मेरे पास ऐसे ये है इमेज मैंने, हाँ ये लो, RH पॉजिटिव फादर था, RH नेगेटिव मदर है, ठीक है। क्या हुआ है? फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव बेबी, सेपरेशन है पूरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी के टाइम पे RH पॉजिटिव बेबी के ब्लड सेल्स, ये देखो ये ब्लड सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं जो कि पॉजिटिव वाले हैं, ये मदर के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, मदर के कांटेक्ट में आ गए तो मदर ने एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, राइट? एंटी RH एंटीबॉडीज मदर ने प्रोड्यूस करी,
तो अब मदर ठीक है, बेबी भी ठीक है क्योंकि बेबी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, मंथ्स लेटर उसके पास एंटी आर एच एंटीबॉडीज तो है ही मदर के पास। जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, बेबी था अगेन आर एच पॉजिटिव। मदर के पास जो एंटीबॉडीज थी वो एंटीबॉडीज क्रॉस कर गई प्लेसेंटा को, ठीक है, क्योंकि सेल्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं प्लेसेंटा को, लेकिन एंटीबॉडी तो क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। तो मदर की एंटीबॉडी जो थी, मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडी थी वो क्रॉस कर गई प्लेसेंटा को, और वो जाके आर एच पॉजिटिव सेल्स जो फीटस के थे, सेकेंड बेबी के जो थे, उस पे जाके उसने कर दिया अटैक एंटी आर एच एंटीबॉडी से। इसकी वजह से क्या हो सकता है, बेबी को सीवियर अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ऑल्सो हीमोलिटिक डिजीज। हीमोलिसिस क्या होता है, मैंने बताया था, हीमोलिसिस इज रप्चर ऑफ आरबीसी। तो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी हो सकता है। तो इट कैन बी लीथल, ठीक है, बेबी स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बेबी कैन डाई, और अगर वो बॉर्न हो भी रहा है बेबी, तो उसको बहुत सीवियरली द बेबी इज गोइंग टू बी अनीमिक। ऑल्सो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उसके आरबीसी रप्चर मोस्टली हो चुके होंगे। तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत महान महान साइंटिस्ट है। किसी एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन डिस्कवर करी, रोगम वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या करती है, जब फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ ना, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आर एच पॉजिटिव, मदर आर एच नेगेटिव थी, बेबी का जो ब्लड ग्रुप था वो आर एच पॉजिटिव था। तो जब फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये रोगम वैक्सीन जो है वो मदर को एडमिनिस्टर कर दी जाती है, मदर में इंजेक्ट कर दी जाती है। तो जो भी एंटी आर एच एंटीबॉडी बनी मदर में, ये एंटी आर एच एंटीबॉडी जो भी बनी थी मदर में, ये रोगम वैक्सीन जो है वो इसको जाके मार देती है। तो जैसे ही एंटी आर एच एंटीबॉडी बनी, उसने जाके फीटस के जो हमारे पास फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आर एच पॉजिटिव सेल्स आए थे, है ना, आर एच पॉजिटिव आरबीसी आए थे, उसने उसको मारा, और इस वैक्सीन ने इन एंटीबॉडीज को मार दिया। तो जब इन एंटीबॉडीज को मार दिया तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये वाली दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि मदर के पास कोई मेमोरी नहीं है एंटी आर एच एंटीबॉडीज की। तो आराम से सेकेंड बेबी जो है वो इजिली कैन सर्वाइव, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू वांट आई विल मेक अ फ्लो चार्ट फॉर यू, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए याद करना। क्या बात करी हमने, फादर है आर एच पॉजिटिव, मदर है आर एच नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे आर एच पॉजिटिव बेबी था। इस आर एच पॉजिटिव बेबी के डिलीवरी के टाइम पे आर एच नेगेटिव मदर के ब्लड के साथ कांटेक्ट हो गया, जिसकी वजह से मदर ने प्रोड्यूस कर दी एंटी आर एच एंटीबॉडीज, ठीक है। अब जब सेकेंड बेबी हुआ, विच वॉज अगेन आर एच पॉजिटिव, तो ये हो गई सेकेंड प्रेगनेंसी। ये फर्स्ट बेबी था, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड बेबी वॉज अगेन आर एच पॉजिटिव। तो मदर की जो एंटी आर एच एंटीबॉडीज थी वो क्रॉस कर गई प्लेसेंटा को, और उसने सेकेंड बेबी के आर एच पॉजिटिव जो एरिथ्रोसाइट्स थे, आरबीसी थे, उनको मारना शुरू कर दिया, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बेबी कैन बी सीवियरली अनीमिक, ऑल्सो जॉन्डिस हो सकता है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकता है, राइट, एंड इट कैन ऑल्सो बी लीथल। तो हम क्या करते हैं इस सब से बचने के लिए, सेकेंड बेबी को इस सब से बचाने के लिए हमारा क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा है, जब ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज बन रही हैं, है ना, तब हम एडमिनिस्टर कर देते हैं मदर में रोगम वैक्सीन।
इन मदर। इस पोजिशन पे जब एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर ने बनानी शुरू ही करी और उसने आरएच पॉजिटिव सेल्स जो भी उसके कांटेक्ट में आए थे उसको मारना शुरू किया, तो हमने एडमिनिस्टर कर दी डिलीवरी के टाइम पे मदर में रोगम वैक्सीन। ये वैक्सीन में क्या है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज है। ये एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है इसको मारने के लिए, इसको किल करने के लिए, मारने ही लिख रही हूँ मैं, इसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज को किल करने के लिए हमने एंटीबॉडीज बना दी हैं। तो ये वैक्सीन जो है वो इन एंटी आरएच एंटीबॉडीज को मार देंगी, जिससे कि सेकेंड बेबी तक आपका जो मदर में एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी, और क्योंकि ये एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होंगी तो बेबी इजीली सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, इजी था, बहुत इजी है। हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग भी पूरा पढ़ लिया, और हमने आरएच फैक्टर के बारे में भी पूरा पढ़ लिया, राइट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या होता है ये तो मैंने बताया नहीं तुम्हें, है ना। जब ये कंडीशन हो जाती है कि आपका बेबी जो है मदर को एडमिनिस्टर नहीं की गई फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद अगर रोगम वैक्सीन, और अगर मदर की एंटीबॉडीज जो हैं वो क्रॉस करके प्लेसेंटा को बेबी के आरएच पॉजिटिव एरिथ्रोसाइट्स को, आरबीसी को किल करना शुरू कर देते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स की बात हो रही है, एरिथ्रोसाइट्स को किल किया जा रहा है किसमें, फीटस में। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस इज द कंडीशन व्हेन द anti-RH antibodies of the mother passes the placenta and starts killing or attacking the RH positive RBCs of the fetus when in the second pregnancy। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत ही इजी चैप्टर है। नेक्स्ट हम लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमने सब कुछ कवर कर लिया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के चैप्टर में से। वी हैव कवर्ड द एंटायर हार्ट, वी हैव कवर्ड ब्लड क्या होता है, वी हैव कवर्ड हार्ट में कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट भी हम कवर कर चुके हैं। हाँ, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी वी हैव कवर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट वी हैव कवर्ड ब्लड, वी हैव कवर्ड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अब हमने एक ब्लड ग्रुपिंग भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमें जो कवर करना है वो रह गया है बस लिम्फेटिक सर्कुलेशन। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कोई और शुरू करेंगे। तो डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और क्योंकि नेक्स्ट लिम्फेटिक सर्कुलेशन की वीडियो के बाद कोई और चैप्टर शुरू करेंगे। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो वीडियो पे कि क्या लगा तुम्हें, कैसा लगा, सजेशंस दो अगर तुम्हारे पास कोई सजेशंस है तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। सी यू सून। सारी वीडियो पूरी पूरी देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।